की फरमाइश पे अब मुझे लगता है कोई शिकायत भी नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग कहानियाँ जो हैं वो आपको लगातार सुना रहे हैं। आज की कहानी कई मामलों में बड़े अजीब भी है, डिफरेंट भी है। ये वो कहानी है जिसे आज भी मेडिकल साइंसेस, खासतौर पे फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट में इसे पढ़ाया जाता है। ये वो कहानी है जो उस वक्त उस ज़माने के हिसाब से फॉरेंसिक साइंस में इस केस को कैसे सॉल्व किया, लेकिन उसी फॉरेंसिक में कई गलत चीज़ें आईं, उसकी भी एक बानगी है। ये वो कहानी है जिसमें एक मरने वाले शख्स का कैसे रिलीजन चेंज हो जाता है, फिर बाद में गलती का एहसास होता है, वो भी एक कहानी है। इस कहानी ने उस वक्त के दौर में, उस दौर में एक तरह से एक सेंसेशन पैदा किया था और लोगों का बड़ा इंटरेस्ट था। अखबारों में फ्रंट पेज पे ये खबरें छपती थी। कहानी अब से करीब करीब 70 साल या 68 साल पुरानी है। उस वक्त के मद्रास की है, 1952 की है, 1952 की है। एक बेहद सनसनीखेज कत्ल की ये कहानी है। कहानी शुरू होती है 28 अगस्त 1952 को, 28 अगस्त 1952। मद्रास में रहने वाला एक बिजनेसमैन जिसका पेन का बिजनेस था, कलम का, और साथ में साड़ियों का भी, और जो एक्स आर्मी मैन था, मतलब उससे पहले वो जब ब्रिटिश आर्मी थी उसमें वो काम कर चुका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने हिस्सा लिया, दूसरे विश्व युद्ध में, और विश्व युद्ध के बाद फिर उसने आर्मी छोड़ी और अपना बिजनेस करने लगा। तो उसने कलम का धंधा शुरू किया और साथ में साड़ियों का धंधा, और मद्रास में, जो आज का चेन्नई है। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन तभी 28 अगस्त 1952 कोई शख्स की बीवी पुलिस में जाकर एक रिपोर्ट लिखाती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति, जिसका नाम अलावंडर है, वो गायब है, घर नहीं आया। उम्र करीब 42-43 साल थी अलावंदर की 1952 में जब ये गायब हुआ। घर में एक बीवी और 2 बच्चे। रोज़ाना की तरह वो दुकान के लिए निकला था, दुकान पे गया, लेकिन दोपहर को अचानक वो शॉप से अपने बाहर निकलता है और फिर वापस नहीं आता। जब रात को वो घर नहीं आता तो बीवी परेशान होती है, उसके बिजनेस पार्टनर को पूछती है, वो बताता है कि मुझे नहीं मालूम। फिर वो दुकान के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है एक देवकी नाम की महिला है जो शॉप पर आई थी और उसी के साथ गया और उसके बाद से लौटा नहीं। पत्नी देवकी के घर जाती है, पूछती है मेरा पति कहाँ है, वो कहती है मुझे नहीं मालूम, मेरी तो मुलाकात उसके बाद हुई नहीं। तब आखिर में वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा देती है। बात आई गई हो जाती है। अगले दिन उस वक्त एक ट्रेन चला करती थी जिसका नाम था चेन्नई धनुषकोडी। इंडो सिलोन बोट मेल ट्रेन के नाम से भी ये मशहूर है। सिलोन यानी श्रीलंका जो अब श्रीलंका में। तो चेन्नई धनुषकोडी ट्रेन जो चेन्नई की तरफ आ रही थी, और चेन्नई से कुछ पहले उसके एक कंपार्टमेंट में एक ट्रंक मिलता है लोहे का। कुछ पैसेंजर रेलवे पुलिस को ये शिकायत करते हैं कि इस ट्रंक से बदबू आ रही है। ये 29 अगस्त की बात है 1952। रेलवे पुलिस आती है, ट्रंक को खोलती है। ट्रंक पे खुलते ही वो लोग सिहर उठते हैं, क्योंकि उस ट्रंक के अंदर एक लाश पड़ी थी, लेकिन उस लाश का सर गायब था। हेडलेस बॉडी थी वो, तो कोई चेहरा नहीं, सर नहीं। रेलवे पुलिस लोकल पुलिस को खबर करती है, लोकल पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, और उसके बाद उस लाश के पोस्टमार्टम के लिए और फॉरेंसिक जांच के लिए उस वक्त इसे भेज दिया जाता है मद्रास फॉरेंसिक जो हॉस्पिटल था उस वक्त वहाँ का, वहाँ पे, ताकि इसकी जांच हो सके। जब ये मद्रास में पहुँचता है, उस वक्त वहाँ के हेड थे डॉक्टर C.B. गोपाल कृष्णन। डॉक्टर C.B. गोपाल कृष्णन हिंदुस्तान के जाने माने मतलब पोस्टमार्टम और इन सारी चीज़ों के एक्सपर्ट। लंदन से उन्होंने फॉरेंसिक की पढ़ाई करके वो लौटे थे, और वो यहाँ पे मतलब उन्हें हिंदुस्तान में इंडिया का सर बर्नौट कहा जाता था। सर बर्नौट फॉरेंसिक की दुनिया में एक बड़ा नाम है। तो C.B. गोपाल कृष्णा इस मद्रास जो फॉरेंसिक मेडिसिन इन इंडिया थे उसके भी जनक एक तरह से रूप में माने जाते हैं, एक बड़ा नाम था। तो ये लाश वहाँ पे लाई जाती है, लाश का मुआयना होता है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। जब पोस्टमार्टम होता है और लाश का मुआयना होता है तो कई चीज़ें एक साथ थी। पहली चीज़, लाश का मुआयना करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वाले की उम्र करीब 25-26 साल है। दूसरी चीज़ ये कहा गया कि मरने वाला मुस्लिम है। उसकी वजह ये थी कि लाश का खतना हुआ था, तो सिर्फ उस खतने को देखकर, जो मुस्लिम में होता है,
उसे देखकर उस वक्त के डॉक्टरों ने, बाकी लोगों ने अपनी राय दे दी कि मरने वाला मुस्लिम है। हालांकि उसके कमर पर एक धागा भी बंधा हुआ था, और वो धागा, जैसे इधर हम लोग जिनेऊ बोलते हैं, तो वहाँ पे एक कमर पे धागा बंधा हुआ था, और वो धागा आमतौर पर हिंदू लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस धागे को नज़रअंदाज कर दिया गया और खतने को देखकर ये फैसला लिया गया कि मरने वाला मुस्लिम है, और उसकी उम्र 25 साल के आसपास है। अब इससे ज़्यादा लाश का चेहरा है नहीं तो शिनाख्त हो नहीं सकती थी। बात आई गई हो गई, अब पुलिस अपनी जांच कर रही है। इसी दौरान में अलावंदर की वाइफ ने पुलिस में जब कंप्लेंट लिखाई तो मद्रास पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू की। उसका सबसे पहले हुआ कि आखिरी बार किसके साथ देखा गया, तो पूछताछ में पता चला कि अलावंदर एक देवकी नाम की महिला के साथ देखा गया था, और वो शॉप पे आई थी। अब पुलिस की टीम देवकी के घर पहुंचती है। देवकी अपने घर में अपने पति मिलन के साथ रहा करती थी, और इन दोनों की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, मुश्किल से साल भी पूरा नहीं हुआ था। पुलिस की टीम देवकी के घर पहुंचती है और पूछती है कि अलावंदर को आपने कब देखा, कहाँ है, कुछ गायब है, वो बताइए। देवकी कहती है मैंने दोपहर को देखा, उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं है। पुलिस टीम को कुछ शक होता नहीं है। पूछताछ करके वहाँ से वो बाहर निकलती है। जो मद्रास पुलिस उस वक्त पूछताछ करने गई थी वो सारे साइकिल पर थे, करीब 3 से 4 पुलिस वाले थे। साइकिल पर देवकी से घर से बाहर निकलते हैं, थाने के लिए वो निकलते हैं, रवाना होते हैं। लेकिन देवकी के घर से थाने के बीच में एक मोड़ आता है, और उस मोड़ के किनारे समंदर का किनारा था। तो जब पुलिस वाले साइकिल पर जा रहे होते तो देखते हैं समंदर किनारे कुछ लोगों की भीड़ है। तो ये पुलिस वाले भी अपनी साइकिल को उस तरफ मोड़ देते हैं, और साइकिल लगाने के बाद उस भीड़ में शामिल होते हैं और देखते हैं कि क्यों भीड़ है। तो पुलिस वालों की नज़र पड़ती है, वो भीड़ जो है एक टी शर्ट थी, और उस टी शर्ट में कोई चीज़ लिपटी हुई थी, और वो वहाँ रखी हुई थी। अब लोग उसे देख रहे थे और उन्हें पता नहीं था इसमें है क्या। तो पुलिस ने पूछा कि ये कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि ये यहीं समंदर किनारे रेत में गड़ा हुआ था, और रेत पानी जब आया तो पानी ने उस रेत को उड़ाया, और उसके अंदर से ही ये एक टी शर्ट निकला, और उसके अंदर कुछ बंधा हुआ है। पुलिस की टीम उस टी शर्ट को खोलती है। जैसे ही खोलती है उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस टी शर्ट के अंदर एक सर था, एक इंसान का सर। फ़ौरन चारों पुलिस वाले अपने सुपीरियर को खबर करते हैं। उसके बाद बाकी की पुलिस टीम आती है, उस सर को अपने कब्जे में लेती है, और फिर उस सर को हॉस्पिटल भेजा जाता है। अब ये सर भी मद्रास के उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है जिस हॉस्पिटल में एक दिन पहले एक बिना सर के लाश पहुंची थी। सर थोड़ा सा डिकम्पोज था, थोड़ा सा सड़ गया था, लेकिन अभी भी बाकी चीज़ें सलामत थी। उसके बाद वहाँ जब आती है तो पहले पुलिस को ये लगता है कि 24 घंटे पहले एक धड़ मिला, उसके बाद एक सर मिला, कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों एक हो। तो डॉक्टर से कहा जाता है कि आप इसकी जांच कीजिए। डॉक्टर CB गोपाल कृष्णा इस मामले की जांच करते हैं फॉरेंसिक के हिसाब से। वो देखते हैं सर का हिस्सा कटा हुआ और जो धड़ है वो कटा हुआ, दोनों को जब जोड़ते हैं तो लगभग वो मिल जाता है। इसके बाद फिर वो पूरी तरीके से दोबारा से नए सिरे से जांच करते हैं, और तब वो बताते हैं सही चीज़ें कि मरने वाले की उम्र करीब 42 से 45 साल है, और ये जो कत्ल हुआ है करीब 48 घंटे पहले हुआ है। अब लेकिन ये था कि ये मरने वाला, क्योंकि रिपोर्ट लिखाई थी अलावंदर की, तो ये वही तो नहीं है। अब पुलिस को ये लगा कि सीधे जाकर उनकी वाइफ को बुलाएं और पहचानें, और लाश किसी और की हो तो ये ठीक नहीं होगा, पता नहीं दिल पे क्या बीतेगी। तो उन्होंने कहा पहले और पुख्ता हो लेते हैं। तो CB गोपाल कृष्णा ने ये कहा कि चूँकि अलावंदर ब्रिटिश आर्मी में काम कर चुका है तो उसके सारे कागजात और उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ ज़रूर होंगे। तो फिर वो पुराने रिकॉर्ड फाइलों को निकाला जाता है, उसमें से अलावंदर की उंगलियों के निशान मिलते हैं। उन उंगलियों के निशान के इस लाश के निशान के साथ शिनाख्त कराई जाती है, दोनों निशान मैच कर जाते हैं। तब जाकर गोपाल कृष्णा को ये यकीन हो जाता है कि मरने वाला जो है वो अलावंदर ही है। इसके बाद उनकी वाइफ को बुलाया जाता है, और वाइफ आती है, लाश देखती है और पहचान लेती है कि ये अलावंदर ही है। तो एक ऐसी लाश जिसका सर कटा हुआ था, धड़ कहीं और से मिला, दोनों का मिलान हो चुका, मरने वाले की अब शिनाख्त हो चुकी है। अब सवाल ये कि कातिल कौन और कत्ल क्यों। पुलिस की टीम दोबारा देवकी के घर पहुंचती है, क्योंकि आखिरी विटनेस वही थी, इस उम्मीद में कि वो कुछ सुराग दे दे। लेकिन पुलिस हैरान रह जाती है जब वो देवकी के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि वो दोनों वहाँ से निकल चुके हैं और ये कह कर गए हैं कि वो बॉम्बे जा रहे हैं, जो आज का मुंबई है। अब पुलिस को बड़ी हैरत होती है कि अचानक, चूँकि जब पूछताछ हुई तब उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं, और आनन फानन में मियाँ बीवी का मुंबई चले जाना दाल में कुछ काला है। इसी शक के बिना पर पुलिस की एक टीम, मद्रास पुलिस की एक टीम मुंबई पहुँचती है। मुंबई में इनकी तलाश करती है, इधर उधर बहुत सारे अपने सोर्सेज के ज़रिए मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, बॉम्बे पुलिस को। आखिरकार कोशिश रंग लाती है और देवकी का पता चल जाता है, देवकी पुलिस के हाथ लग जाती है।
देवकी के बाद अब उसके पति मेनन को तलाश करना था। मेनन भी हाथ लग जाता है, लेकिन मेनन ने अपना होलिया बदल रखा था, उसने मूंछें उड़ा ली थी, बाले छोटी कर ली बाल। तो पुलिस को डाउट हुआ कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उन दोनों को मद्रास लेकर आया जाता है, मुंबई में अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर। यहाँ आने के बाद उन दोनों से पूछताछ शुरू होती है। फिर जो कहानी आती है सामने, वो पूरी कहानी ये थी। अलावंदर ने आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट है, कोई भी लड़की औरतें उसके करीब जल्दी दोस्ती कर लेंगी। और बाद में जब उसने आर्मी छोड़ी और कलम की दुकान खोली, तो साड़ी का बिजनेस ही उसने इसलिए किया ताकि औरतों और लड़कियों के करीब जा सके, और वो इस तरह की लड़कियों और औरतों से दोस्ती जल्दी करता। कहते हैं कि उसने 300-400 ऐसी औरतों से दोस्ती की। उसके बाद इसी दौरान में उसे पता चला कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए ये जो खतना होता है, इससे बड़ा मदद मिलती है। ये उसने कहीं किसी ने, उसने दोस्त ने बता दिया, तो उसने फिर खतना कराया। और यही वजह है, उस खतरे की वजह से पुलिस और डॉक्टर कंफ्यूज हो गए थे कि ये लाश हिंदू की है कि मुस्लिम की है। फिर उसे पता चला सेक्स पावर के लिए अफीम भी काफ़ी कारगर है, तो उसने अफीम खाना शुरू किया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसके पेट से अफीम मिली थी। पुलिस को इसने भी उलझा दिया कि दोपहर के वक्त ये गया था, शाम के वक्त इसका कत्ल हुआ, तो ये दिन में ही अफीम खा रहा था क्या? तो ये दोनों चीज़ें दरअसल में उस सेक्स पावर के लिए इस्तेमाल किया करता था। तो इसी दौरान उसके शॉप पर देवकी आती है। देवकी के साथ उसकी दोस्ती होती। देवकी एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की थी, खूबसूरत थी। अलावंदर को उससे मोहब्बत हो जाता है, दोनों में दोस्ती होती है। फिर धीरे धीरे दोनों के रिश्ते बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच में फिर देवकी मद्रास छोड़ देती है और केरल पहुंच जाती है, जहाँ की वो रहने वाली थी। वहाँ पे घरवाले उसकी मेनन नाम के एक लड़के से शादी करा देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वापस देवकी और मेनन मद्रास पहुँचते हैं और मद्रास में ही अब वो रहने लगते हैं। और मद्रास आने के बाद दोबारा देवकी की अलावंदर से मुलाकात होती है। लेकिन चूंकि देवकी की शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अब अलावंदर के साथ वो रिश्ते नहीं रखना चाहती थी। अलावंदर उसको लगातार फोर्स कर रहा था और एक तरह से उसे ब्लैकमेल भी करने की कोशिश कर रहा था। ये बात देवकी ने अपने पति मेनन को बताई। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने यह फैसला किया कि अलावंदर को रास्ते से हटाया जाए। इसी के बाद 28 अगस्त 1952 को अलावंदर को देवकी दुकान पे जाती है और अपने साथ घर लेकर आती है। घर लाने के बाद दोनों मिलकर अलावंदर का गला काट देते हैं। उसके सर को, उसी के टी शर्ट को उतार कर उसमें लपेटते हैं और ले जाकर जब रात होती है तो मद्रास में ही समंदर किनारे बीच में गड्ढा खोद कर उस सर को दबा देते हैं। फिर वापस आते हैं, लोहे के एक ट्रंक में बाकी की लाश रखते हैं, जो धड़ से नीचे तक सारे कपड़े उतार लेते हैं। और फिर उस ट्रंक को लेकर दोनों मियाँ बीवी रात को, ये जो ट्रेन थी मद्रास और सीलोन एक्सप्रेस, उसके ले जाकर कंपार्टमेंट में दोनों सवार होते हैं ट्रंक के साथ। और फिर 1-2 स्टेशन ट्रैवल करते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेशन पर उतर आते हैं, ट्रंक ट्रेन में ही छोड़ देते हैं और फिर वहाँ से वापस मद्रास पहुँचते हैं, जहाँ से अगले दिन उस ट्रंक में किसी मुसाफिर के बताने के बाद रेलवे पुलिस को ये लाश मिलती है। सर ऑलरेडी चूँकि पानी के बहाव की वजह से वो गड्ढे से बाहर आ गया था, तो वो मिल चुका था। तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। ये मामला पूरा मीडिया में हाईलाइट होता है। इसके बाद अब पुलिस के सामने एक दिक्कत थी, वो ये थी कि इन्होंने जुर्म तो कबूला, लेकिन कोर्ट में ये पलट सकते थे। तो पुलिस ने एक ऑफ़र दिया, और कोई इसमें विटनेस नहीं था तीसरा, जो कत्ल होते हुए देखे या इस कत्ल के बारे में जिसे जानकारी हो। तो मद्रास पुलिस ने देवकी को एक ऑफ़र दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस केस में एक गवाह बन जाओ और अपने पति के खिलाफ गवाही दे दो, तो हम तुम्हें वादा माफ गवाह बनाते हैं, तुम्हें सज़ा नहीं होगी। देवकी आसानी से बच सकती थी, लेकिन देवकी ने एक जो पत्नी का धर्म है वही निभाया। उसने पुलिस के इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। उसने कहा जो कुछ हुआ उसकी वजह मैं थी, क्योंकि अलावंदर के साथ पहले मेरे रिश्ते थे, लेकिन मेरे पति ने बाद में, मैंने उसे सब कुछ बताया और उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया और उसने अपनी बीवी की रक्षा के लिए उसका कत्ल किया। तो मैं ऐसे पति के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, चाहे इसके लिए मुझे ही कितनी ही सज़ा क्यों ना हो। पुलिस के ऑफ़र को ठुकरा दिया गया। मामला कोर्ट पे चला। लगातार लोगों की, मीडिया की निगाहें थी इस मुकदमे पे। अदालत ने सारी खबरें जो थी वो भी सुनी, देखी, इन दोनों के बातें सुनी। उसके बाद फैसला सुनाया। जड़ ये था मुकदमे का कि एक कत्ल एक ऐसा कत्ल था जो एक पति पत्नी ने अपनी रक्षा में किया, क्योंकि सामने वाला शख्स उसे परेशान कर रहा था और उसकी इज्जत का दुश्मन था। तो इसे एक तरह से मर्डर नहीं, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर,
यानी एक तरह से गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी के हिसाब से आप मुकदमा चला के सज़ा दें। लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले ने बहुत सारे लोगों को चौंकाया। बड़े इल्ज़ाम लगे कि जो जज थे उस वक्त उन्होंने अक्यूज़ का सब साथ दिया, क्योंकि फ़ैसला ये था कि अदालत ने मेनन को अलावंदर के कत्ल के जुर्म में 5 साल की सज़ा सुनाई और देवकी को 3 साल की, कुल मिलाकर 5 साल और 3 साल। फैसला आया, बहुत सारे लोग चौंके भी कि कत्ल, सनसनीखेज़ कत्ल में जिसमें उम्र कैद तक का उस वक्त प्रावधान था, सिर्फ 5 साल और 3 साल। मेनन इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाना चाहता था। तब उसे बहुत सारे लोगों ने सलाह और सुझाव दिया कि अगर तुम हाईकोर्ट गए, इस फैसले को तुमने चैलेंज किया, तो सरकार भी तुम्हारे इस हाईकोर्ट जाने पे उसे भी जाना पड़ेगा। तो हो सकता है इस अदालत ने, इस जज ने तुम्हें बहुत कम सज़ा में ही बरी कर दिया। 5 साल कोई सज़ा नहीं है, वरना उम्र कैद भी हो सकती थी। हाईकोर्ट जाने पे ये सज़ा कम होने की बजाय ज़्यादा हो सकता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनमें लोअर कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती न दिया गया हो। उनमें से एक केस ये भी है। मेनन को ये बात समझ में आ गई कि इस जज ने हमें कम सज़ा दी है। उसने इस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील ही नहीं किया, ना ही देवकी ने किया। इसके बाद 5 साल की मैक्सिमम सज़ा थी, लेकिन दोनों के अच्छे चाल चलन को देखते हुए मेनन ने 5 साल भी पूरे नहीं बिताए, बल्कि 4 साल कुछ महीने में उसे बरी कर दिया गया। देवकी भी 2.25 साल के अंदर जेल से बरी हो गई। दोनों वहाँ से निकलते हैं, फिर चेन्नई से दोनों वापस केरल चले जाते हैं। केरल के एक बड़े शहर में एक बहुत बड़ा होटल खोलते हैं और उनका होटल चल पड़ता है। यह खबर एक बार फिर तब सुर्खियों में आई जब कोई एक शख्स मेनन और देवकी के घर गया केरल। तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में बहुत सारी तस्वीरें रखी गई और जो घरेलू सामान हैं वहाँ पे इस्तेमाल के, भगवान की भी तस्वीरें हैं, बाकी की भी तस्वीरें हैं। और उन तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर उस जज की है जिसने इन दोनों को 5 और 3 साल की सज़ा सुनाई थी। शायद उस जज का ये लोग धन्यवाद करना चाहते थे कि इतने संगीन जुर्म के लिए इतनी कम सज़ा हुई। यही वजह हो सकती है या कुछ और वजह, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये केस आज भी इंडिया में जो फॉरेंसिक साइंस है उसमें पढ़ाया जाता है, इसका मेंशन होता है 50 साल पुराने इस केस का। और उसकी वजह बल्कि 70 साल हो गए। 2-3 वजह। उसकी एक ये कि कैसे एक फॉरेंसिक साइंस ने उसकी गलत उम्र को गलत बताया, लेकिन फिर लाश की सही शिनाख्त हुई। कैसे पेट में अफ़ीम मिला था, उस अफ़ीम के ज़रिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की पुलिस ने, कैसे आइडेंटिफाई किया। तो उस वक्त CB गोपाल कृष्णा को इस केस ने एक तरह से और ज़्यादा मकबूलियत दी, उनका नाम बड़ा चर्चे में आया। और 70 साल बीत जाने के बाद भी ये केस फॉरेंसिक साइंस में एक नज़ीर की तरह पेश किया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि उस वक्त जबकि कुछ नहीं था, इतनी हमने तरक्की नहीं की थी, लेकिन फिर भी एक फॉरेंसिक साइंस की मदद से एक केस कैसे सॉल्व हुआ था। तो ये थी वो कहानी। आज भी जो पुराने लोग हैं चेन्नई में इस कहानी को याद रखते हैं। 1995 में शायद इस कहानी पे ही दूरदर्शन पे एक 13 एपिसोड का सीरियल बना था, लेकिन वो तमिल में था और काफ़ी चर्चित रहा था। हिंदी में नहीं बन पाया था, वो तमिल में था। 13 एपिसोड का ये सीरियल था अलावंदर केस पे। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हालांकि पुरानी थी, लेकिन क्राइम की खबरों में कई चीज़ें ऐसी होती जो हमेशा चौंकाती हैं। जिसमें किस तरीके से एक केस जिसमें पहले तो धर्म का आया कि मरने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है, फिर उम्र को लेकर आया, फिर जिस तरीके से मोटिव सामने आया, फिर जिस तरीके से अदालत ने सज़ा सुनाई, वो सारी चीज़ें एक एक कर इस केस को हमेशा एक तरह से ज़िंदा रखती हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना